MSD 6 के अंतर्गत आज हम उत्तर छायावादी कविताओं के भाषा शिल्प के विषय में बात करेंगे। तो इन रचनाओं में विशेष बात ये है कि इस काव्य में आवेगमयता और कोमलता दोनों ही यहाँ पर और भावों की सरलता यहाँ दिखाई देती है। ये प्रमुख बात है। इसके साथ साथ प्रबंध काव्य की परंपरा से मुक्त होकर के, खंड काव्य की परंपरा से मुक्त होकर के अब मुक्तक लिखने की परंपरा यहाँ विशेष रूप से प्रभावित हुई है। भाषा इसमें जो है वो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अब तक जो प्रयोग हुआ है वो बोलियों का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर भाषा का प्रयोग हुआ है, हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। ये भी प्रमुख बात है। तत्सम और तद्भव जैसे बोझिल शब्दों से यहाँ छुटकारा मिल चुका है। अब रचना शिल्प जो है वो सौंदर्य की दृष्टि से जहाँ समग्रता दिखाता है, जहाँ सौंदर्य का एक अपना नयापन लेकर के आता है, जहाँ व्यक्ति की मानवीय भावनाओं को भाषा के में इस तरीके से प्रयोग करके प्रस्तुत किया है कि व्यक्ति उन शब्दों के माध्यम से उस व्यक्ति विशेष तक जा पहुंचता है, उस अंतर हृदय तक जा पहुंचता है, जो कि एक विधवा का हो सकता है, एक बिछड़े हुए व्यक्ति का हो सकता है, एक दुखी व्यक्ति का हो सकता है, एक गरीब व्यक्ति का हो सकता है, एक किसी अन्य तरीके से शोषित व्यक्ति का हो सकता है। ये जो आप चित्रण देखेंगे, ये जो भाषा की गरिमा देखेंगे, ये जो भाषा की प्रवाह शैली देखेंगे, ये आपको उत्तर छायावादी रचनाओं में फलती फूलती दिखाई देगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के युग में जो रचनाएं लिखी गई थी, जो रचनाएं बोली जानी थी, उन रचनाओं में भाषा की शुद्धता तो आ गई थी, हिंदी भाषा की शुद्धता तो आ गई थी, लेकिन जो बेबाकी से अपने व्यक्तिगत विचारों को व्यक्त करने की बात आई है, वो व्यक्तिगत विचारों को व्यक्त करने की एक पूर्णता का रूप हमें उत्तर छायावादी रचनाओं में दिखाई देता है कि खुल कर के व्यक्ति बोल पाता है। जैसे कि अब जहाँ शराब जैसी विषय पर व्यक्ति कहीं भरी सभा में नहीं बोल सकता था, वहाँ अब मंच पर जो है वो इस तरह की भाषाएं को प्रस्तुत भी किया और लोगों ने उसको सराहा। ये उससे भी बड़ी बात है। उन्होंने लेकिन उसमें कहा क्या, ये महत्वपूर्ण ये बात है, उसमें बताया क्या। जैसे बच्चन जी लिखते हैं, हाथों में आने से पहले नाच दिखाएगा प्याला, अधरों पर आने से पहले अदा दिखाएगी आला, नाज अदा अंदाजों से अब हाय पिलाना दूर हुआ, अब तो कर देती है केवल फर्ज अदाई मधुशाला। यानी उन्होंने ये दिखाया कि अब ये जो शराब है ये केवल फर्जी अदा कर पा रही है। पहले इससे लगता था कि इससे व्यक्ति को उसके दर्द से छुटकारा मिलेगा, लेकिन असली बोध हुआ है कि अब तो नशे में हो जाने के बाद भी दुख पीछा नहीं छोड़ता, दुख अब भी लगा हुआ है। कुछ समय के लिए भूल से व्यक्ति को भ्रम हो जाता है, कुछ समय के लिए वो ऐसा लगता है कि उसको अपने दुखों से छुटकारा मिल गया, लेकिन अंत में वो जाकर के उन्हीं चीज़ों को देख रहा है कि वो उसको अब कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों से अपने आप को मुक्त नहीं पाता है। जैसे ही नशा उतरता है उसे महसूस होता है कि वो सारी चीज़ें जिनको छोड़ करके वो भागा था, वो सारी चीज़ें अब उससे जितने वेग से पहले आ रही थी उससे ज़्यादा वेग से चल करके उसके पास आ रही है। और इसकी छुटकारा का क्या तरीका था? इसकी छुटकारा का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था। वो क्या था कि व्यक्ति जो है उस समय उत्तर छायावादी समय में व्यक्ति किसान जो थे वो अलग तरीके से शोषित थे, जो समाज था वो अलग तरीके से शोषित था। वो शोषण की जो
एक बहुत बड़ी जो एक काली रात थी वो उन लोगों ने बिताई है। यानी शोषण युक्त समाज भी था, शोषण युक्त किसान भी था। समाज अपनी तरीके से शोषित था। वो कैसे शोषित था? कई तरीके से, आर्थिक स्थितियों से शोषित था, सामाजिक रीतियों से शोषित था। अब विधवा है, विधवा स्त्री को एक कमरे में बंद कर दिया, वो परेशान है। यानी वो परेशान है, जब जब तक उसको बोध नहीं था तब तक वो अपनी सारी चीज़ों को कर रही थी। दूसरी बात, सामाजिक समाज में रहकर समाज से कटना तो होना कटना संभव नहीं है कि समाज से कट कर के व्यक्ति रह सके, लेकिन व्यक्ति को रहना पड़ता था, मजबूर किया जाता था उसे। तरह तरह की अन्य यातनाएं उसके साथ दी जाती थी। जो व्यक्ति किसी के अंडर में काम करता था, यानी सर्विस करते पहले, आज की नौकरी में और कल की आज की सर्विस करने में और कल की सर्विस करने में बहुत बड़ा अंतर है। कल जो सर्विस करते थे व्यक्ति, वो बुरी तरह से शोषित होते थे। ना तो उनको पूरी तरीके से सैलरी दी जाती थी और ना ही उनको किसी तरीके का सम्मान दिया जाता था। उनकी सैलरी भी बिना किसी कारण के काट दी जाती थी और काम उनसे दोगुना चौगुना लिया जाता था। आज दूसरी तरीके से दूसरी तरह की चीज़ें हैं, लेकिन उस समय के समाज में एक अलग तरीके का समाज था जो नौकरी के। आज पढ़ा लिखा समाज सर्विस के लिए जा रहा है, तो उसकी अलग तरह की विडम्बनाएं, अलग तरह की समस्या। उस समय नौकरी या सर्विस करने के लिए वो लोग जाते थे जो लोग आर्थिक रूप से, यानी जमींदार नहीं थे या कुछ इस तरीके के लोग, वो लोग निकलते थे। और उस समय जो उनका शोषण था वो दूसरी तरीके से हो रहा था। यानी कभी तो उनको अधिकारी का पद नहीं दिया जा रहा था, अधिकारी का पद किसी और व्यक्ति को दिया जा रहा था, यानी हमारे फॉरेनर्स को दिया जा रहा था। तो इसके कारण से जो समाज का एक जो एक मानवीय हृदय की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं कुंठित हो जाता था कि जो मेरा अधिकार है, जो मेरा मौलिक अधिकार है, वो किसी और को मिल रहा है, लेकिन उससे लड़ने का साहस उसके अंदर नहीं था। कारण ये, ना तो अपना समाज साथ देता था, ना ही दूसरे का समाज साथ देता था। यानी अंग्रेज तो अंग्रेज़ों का ही साथ देंगे, वो आपका साथ देंगे नहीं। और आपके भारतीय जो हैं, उनके अंदर खड़े होने की सामर्थ्य नहीं थी उन लोगों की सामना करने की। अहिंसावादी प्रवृत्ति अपनाना बहुत कठिन काम था, बहुत कठिन काम किया गया। उनसे पूछो जिन लोगों के परिवार चले गए, जिनका नाम भी नहीं है कहीं, जिनका नाम भी नहीं है उन परिवारों का, हजारों हजार लोग चले गए इस भारत को स्वतंत्र कराने में। उन लोगों का नाम भी नहीं है, हजारों क्या लाखों लोग चले गए, उनका कहीं दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। नाम तो सिर्फ कुछ लोगों का आया है, लेकिन वो लोग सिर्फ पूरी तरीके से अपने सामाजिक रूप से जो है वो बर्बाद हुए। यानी परिवार को खोया उन्होंने, अपने किसी भी तरीके से रातों रात चले जाते थे अपने परिवार को छोड़ करके। सोचा नहीं कि मेरे परिवार का क्या होगा। भारत के स्वतंत्र कराने में जो जो दर्द उन लोगों ने सहा है, जो कष्ट उन लोगों ने सहा है, उसकी अनुभूति यदि आपको करनी हो, तो मैं बार बार कहती हूँ कि तमस उपन्यास पढ़ो। तमस उपन्यास भीष्म स्वामी जी ने जो लिखा है वो बहुत अच्छी तरीके से, उसमें उस चीज़ का जो जो छटपटाहट है, जो देश का बंटवारा है, उस समय कैसी जो दर्द है, कितना दुख होता है, उसको आप महसूस कर सकते हैं। उस भावना को आप महसूस करते हैं कि कैसे जब एक भाई दूसरे भाई से अलग होता है तो कैसे दर्द होता है। ठीक उसी तरीके से बंटवारे की स्थिति थी कि पहले सबने मिलकर के इसी देश के लिए मांग की, इस देश के लिए लड़े, अपने लोगों को खोया, और जब देश आज़ाद हुआ तो फिर बंटवारे की स्थिति आई और क्या हुआ,
तो उत्तर छायावादी रचनाओं में हम जब देखते हैं तो उत्तर छायावादी रचना एक तो उस समय की रचना है जब जहाँ की जलियांवाला बाग का कांड हुआ, तो वो भी एक बहुत बड़ा कांड था। तो बहुत सारी सी ऐसी चीज़ें हैं, जब आप उन रचनाओं को पढ़ेंगे तो उसके भाषा शिल्प में वो दर्द की जो आहट है, वो दर्द का जो वो आर्थिक स्थिति से जूझता जो मनुष्य, उसका जो उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू हैं, वो आपको उत्तर छायावादी काव्य में जो है दिखाई देते हैं। ये एक विशेषता है। तो इस तरीके से उस समय का जो भाषा शिल्प है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो मानवीय चेतना को व्यक्त करने में जो जो है वो सशक्त रूप में सामने आया है। इसलिए उस समय का जो भाषा शिल्प है वो बहुत महत्वपूर्ण बन पाया है। दूसरे, उसने काव्य की जो तीनों विधाएं हैं, तीनों विधाओं में से जो एक तीसरी विधा है जो अभिधा है, जो कहते हैं जो क्या व्यंजना लक्षणा और अभिधा जो है, तो अभिधा पर उन्होंने काम किया है, सीधे सीधे जा कर के वार किया लोगों पर और व्यंगात्मक व्यवहार किया। तो दोनों तरीके से जो रूप आपको देखने को मिलेंगे कि व्यंग में और व्यंग में जो भाषा का प्रयोग है और अभिधा के रूप में, दोनों रूप में आपको जो शैली मिलेगी, जो भाषा मिलेगी, जो शक्ति मिलेगी, वो आपको जो उत्तर छायावादी काव्य में आपको दिखाई देगी। तो धन्यवाद। मैं मेरा वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। यदि ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।